फैन बंद करो, फैन बाद में देखा जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर देश को आजाद कराने के लिए उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए जिससे हमें ये पता चला कि हमारे देश को आज़ाद होने का राइट टाइम आ गया, जिसके लिए 1938-39 में आपकी गांधी और सुभाष चंद्र बोस में भी बहस हो गई, क्योंकि गांधी कहते थे कि भाई एक रियल कॉज है, इस टाइम पे आज़ादी का एक रियल कॉज है और वो कॉज हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इनसे पूछा गया सर क्या कॉज है, उन्होंने कहा भाई अंग्रेज सही के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेज गलत के लिए नहीं लड़ रहे, तो हम अंग्रेजों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो हिटलर को हटा दे। और कायदे से देखा जाए हिटलर ने जो काम किया था उस समय, हम बिल्कुल मानते हैं हमारे देश को आज़ाद कराया हिटलर ने, बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, पर हिटलर ने जेन्युइनली इनोसेंट पीपल्स को मारा। यहूदियों को उसने सच में टॉर्चर चैम्बर में डाल के जिंदा जला दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे तक थे। तो अगर हिटलर को एज एन हिटलर आप कभी देखेंगे तो हिटलर एज ए हिटलर बहुत खतरनाक, इंडिया के लिए नो डाउट बहुत फेवरेबल कंडीशन वो बना के गया, बट अगर सही गलत की बात करें तो कहीं ना कहीं हिटलर का साथ देने वाले भी गलत माने जाएंगे। बट एक कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, हम लोग कल से पढ़ेंगे, है ना, एनिमी ऑफ एनिमी नेशन इज ऑलवेज अ फ्रेंड। अगर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है तो उसका रीजन है भारत से दोनों की शत्रुता, समझे? तो यहां पर सेम चीज सुभाष चंद्र बोस ने कि एनिमी इज ऑलवेज अ फ्रेंड। अगर ब्रिटेन का दुश्मन जापान और जर्मनी है तो मेरा दोस्त है। इन्होंने यही कहा कि भाई वो अपने लिए लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हमें फ्री तो करो। का सुभाष का कहना था कि भाई अगर देश को आजाद कराना है तो अभी से हमें फ्रीडम फाइट करनी पड़ेगी, और वो करेंगे तब जब वो दर्द में। अगर तुम्हारा बुरा वक्त है तभी हम तुम्हें लाठी मारने हैं, तभी तुम डरोगे। तुम्हारे पास 4 तो AK-47 है और हम लाठी लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? गेट से पहुंचने से पहले दूर से दूरबीन लगा के मारोगे, ठाएं, लाठी हवा में, हम नीचे। तो जब तुम्हारी AK-47 कोई चुरा ले गया, अब तुम चिंताशील बैठे हो कि हाय मेरी AK-47 रो रहे, पीछे से लाठी मार दी खोपड़ी पे, तुम भी स्वाहा। सेम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इस टाइम पे सबकी AK-47 गायब, बैठे हैं रोते हुए, लेके लाठिया तो जुट जाओ। तो गांधी ने कहा नहीं, पहले उनके पास AK-47 आ जाने दो, कंडीशनल सप्लाई, हम कहेंगे तुम्हारी AK-47 छून के हम देंगे, उसका तुम हमसे लाठी खाना। तो पागल है खाएंगे। एक बार तुम्हारे वेपन वापस आ जाएंगे तो फिर से वही करेंगे, देश मेरा है। तो वो चीज उन्होंने पहले से क्रिएट करनी थी, इसको बदल बिल्कुल नहीं सकते थे। तो अब जब चीजें बदल रही थी, देश में चीजें बदल रही थी, तो पहले हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए देश में आंदोलन नहीं किया जा सकता था, क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध में क्या होता है, सारी दुनिया परेशान है। ब्रिटिशर्स में उनके पास रुपया पैसा नहीं है, ब्रिटिशर्स युद्ध में व्यस्त है। अब तुम अगर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करो तो पुलिस कहाँ से आएगी, आर्मी कहाँ से आएगी? तो कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी मांग तो रखेंगे, पर मांग रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो होगा उसमें क्या होगा, हम अपनी मांग तो रखेंगे पर व्यक्तिगत तौर पे एक हमारा सत्यार्थी जाएगा और वो बात करेगा, सत्याग्रह, सत्याग्रह जेल चला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा सत्याग्रह, सत्याग्रह वो जेल चला जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। तो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसमें पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। भाई साहब पहली बार विनोबा भावे को कहा कि जाओ बेटा तुम सत्याग्रह करो। पहला वॉलंटियर होना चाहिए, उसको लाठी मिलेगी, प्यार मिलेगा। भाई हर भाई मुन्ना भाई MBBS तो होता नहीं कि जादू की झप्पी मिलेगी, अभी तो लाठी भी पड़ सकती है। क्योंकि मुन्ना भाई MBBS 2 में क्या बोला था, एक मारे तो गाल आगे करो, दूसरा मारे दूसरा गाल आगे, तीसरे में बापू नहीं बताया क्या करना, गिरा के मार दिया उसने। तो सेम चीज है। तो पहला सत्याग्रह इन्होंने भेजा, ट्राई किया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब है हम अपनी मांग मांगेंगे, और आप उसे मानो ना मानो, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मांग नहीं काटेंगे। तो इन्होंने अपनी मांग मांगना जारी रखा। ठीक, इसके बाद बहुत स्मॉल स्केल था, केयरफुली लोगों को चूज किया गया। जैसे विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे मतलब नहीं, है ना। इसके बाद द मूवमेंट गेन्ड द वाइडस्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। बाय द एंड ऑफ द जनवरी देयर वाज मोर देन 20 to 50 volunteer arrest within a few months, more than 20,000 convictions। 2250 हुए कुछ महीने में, और जैसे साल एंड हो रहा था 20,000 से ऊपर लोग इसी इंडिविजुअल सत्याग्रह में जेल जाने को तैयार थे। अच्छा, सत्याग्रहियों की जेल भी बड़ी अच्छी होती है, आज वाली जेल थोड़े ना, वहां जेल जाना सम्मान की बात है। भाई तुम नेशनल फ्रीडम फाइटर कब बनोगे, जब तुम्हारे पास जेल का सर्टिफिकेट होगा, तभी तो तुम्हें मिलेगा कि तुम फ्रीडम फाइटर के बच्चे हो।
हमारे बाबा कभी जेल गए नहीं, जब जेल जाना होता तो भाग जाते थे, कहते पुलिस हम पकड़े ना पाई। एक चक्कर में हम लोग क्या फ्रीडम फाइटर में कौन हुआ ही नहीं। महाराणा प्रताप के वंशज है, अकबर से लड़े पर उसका कोई सर्टिफिकेट ही नहीं बनता सर। समस्या है। तो ये जब फ्रीडम फाइटिंग चलेगी तो जेल जाना एक प्रमोशन की बात है, बट ये प्रमोशन जो था वो होता था तब क्या, जितने वॉलंटियर है वो जेल देश के लिए गए, तो उस टाइम पे इसको गौरवान्वित बात मानी जाती थी, कहा जाता था भाई इससे बड़ा गौरवशाली मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगला कहानी है लाहौर सेशन की। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसी टाइम पे लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसमें मुस्लिम बैठते हैं और मुस्लिम, अब यहाँ पर पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है लाहौर रेजोल्यूशन में बात करती है और अडॉप्ट करती है क्या, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। याद रखना बेटा, पाकिस्तान की लीगली मांग नहीं की गई, ये लाहौर सेशन है। अगर कहीं नहीं लिखा तो प्लीज नोट्स में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में अब पूछी जाएंगी, क्योंकि थोड़ा जब डिस्प्यूट चलता है तो ये बेसिक चीजें पूछी जाती है। तो ये जो लाहौर सेशन हुआ बेटा, इस लाहौर सेशन में ही याद रखिएगा 22 से 23-24 मार्च को इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में इन्होंने सीधे बोला कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन आने वाले टाइम पे चाहिए होगा। अभी इसकी पहली बार डिमांड हुई, अभी बहुत उग्र डिमांड नहीं, अभी टू नेशन थ्योरी तो आएगी 46 में, बट यहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है लाहौर सेशन में पास कर दिया। रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स। अब देखो पाकिस्तानी रेजोल्यूशन में क्या क्या कि इंडिया में एक मुस्लिम के लिए ऐसा स्टेट होगा, ध्यान से समझना, एक ऐसा राज्य होगा जिसमें मुसलमानों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। देश की बात नहीं की इन्होंने क्या किया कि ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें इनको अत्यधिक अधिकार मिले, जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉपर अधिकार और राइट्स दिए जाएं ताकि वो अपनी चीजों को प्रॉपर मैनर में कर पाए। मोहम्मद जफरुल्लाह खान wrote the resolution and A.K. फैजुल हक, the Prime Minister of Bengal presented it। अब ये पूछा गया एग्जाम में, पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने लिया, तो बनाया इन्होंने था, ठीक है, किसने लिखा था, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने, और बंगाल के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे A.K. फैजुल, ठीक है, इन्होंने इसको पेश किया। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो कृपया इसको अपनी स्मरण शक्ति में रख लें, ठीक, यहां तक याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बेटा, बहुत इजी है, परेशान हो, मेरे ख्याल से नया चैप्टर ही स्टार्ट है। अब आता है रामगढ़ सेशन। भाई लाहौर सेशन खत्म, तो उसके बाद भाई ये क्या करेंगे, ये अंडे थोड़ी ना छिलेंगे, इनको भी तो कुछ ना कुछ करना है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस कुछ ना कुछ किए बिना रह नहीं सकती, आज भी नहीं रह पाती बेचारे, भले इनके पास कोई ना हो पर कुछ ना कुछ करते रहते। अगर राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलता तो कहते मैंने अपना मैनिफेस्टो डाल दिया है, रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके सामने लाइव हूं, आप मुझे मेल करें और कमेंट करें और मैनिफेस्टो में कुछ बदलना हो तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। भाई को उस मैनिफेस्टो को पढ़ने से पहले इसकी स्पीच से हंसी आ गई। क्या है, नेता बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे एक डायलॉग बोला जाता है, अगर सचिन तेंदुलकर के जमाने में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ना पैदा हुए होते तो भी महान क्रिकेटर होते। किस्मत सेम इनकी है बेचारी, अगर ये मोदी एरा में ना आए होते तो एक महान नेता होते। किस्मत भैया, इनके पापा इनसे ज्यादा बच्चे थे। अब प्लेन क्रैश कैसे हुआ, 40 फीट से नोक के बल नीचे उतारते थे और कार के एरिया से फिर पैरेलल ऊपर उठा देते थे। उस दिन नहीं उठा, गिर गया सीधे फट से नीचे। पाला में एयरपोर्ट पे बैठा के अपने दोस्त को कह रहे देखो मैं नीचे ले जाके ऊपर उठाऊंगा, उसने कहा भाई मर जाओ, क्या नहीं मरूंगा। उस दिन नोक नहीं गई, कह रही, फिर उसने बोला होगा मरते समय कैसा लगा मेरा मजाक। तो क्या बचपना ही था ना, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति मजाक कर रहा था, पर उस एरा में उनसे महान शख्सियत कोई नहीं थी। आज की डेट में समस्या है क्या, अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते तो नो डाउट फिर उनकी पॉलिटिकल करियर को कोई नेता खत्म नहीं कर पाता। ये आज भी आप मान लीजिए, उस लीडर को भले बोफोर्स के घोटाले में कितना फंसाया गया हो, कारगिल युद्ध जीते बोफोर्स के दम पे ही। बोफोर्स तो का घोटाला था राजीव गांधी का, और बोफोर्स ना होती तो शायद हम कारगिल भी नहीं जीत पाते। तो कहीं ना कहीं नेता का एरा होता है, वैसे इस टाइम में था भाई जो भी लीडर जहां पर है वो क्या डिसीजन लेंगे। तो मुस्लिम लीग से बड़ी लीग इस टाइम पे कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी कंट्री देख रही है, और कंट्री में सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिम्स भी देख। मुस्लिम लीग में जितने मुस्लिम्स हैं उससे कहीं ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है मुसलमान।
राइट। तो इंडिया के अंदर क्यों हमने सेकुलर नेशन को चूज किया, उसका रीजन था मेजोरिटी पार्टी जो है कांग्रेस की, ये हर रिलीजन को लेके चल रही थी, सिर्फ हिंदू को लेके नहीं चल रही थी, इसलिए हमें एक अलग पार्टी बनानी पड़ी जिसका नाम रखा हिंदू महासभा। भाई कांग्रेस हिंदुओं की भी पार्टी नहीं, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, सेकुलर पार्टी। इसी पार्टी की रूपरेखा के चक्कर में पार्टी आज टूटी। मॉडर्न एरा में अगर कांग्रेस डूब रही है तो अपनी इसी रूपरेखा में डूबी। ठीक, अब आते हैं 53वां सेशन था कांग्रेस का, रामगढ़ में हुआ 1940 में, मौलाना आजाद ने प्रेसाइड किया। पहले इंपॉर्टेंट चीज, मुस्लिम लीग में भी मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कांग्रेस में भी मौलाना आजाद साहब ने इसे प्रेसाइड किया। सेशन इज नोन फॉर द एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल नेशनलिस्ट हु वर नॉट इन अलाइनमेंट विद द कांग्रेस विजन। यहां पर क्या था, डिस्प्यूट चल रहे थे। क्यों? क्योंकि कई सारे कांग्रेसी जो थे वो कांग्रेस के विजन से सहमत नहीं थे। कांग्रेस क्या कह रहा था, कांग्रेस कह रहा था भाई वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए फिर अपनी मांग रखते हैं। इन्होंने कहा यार वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तुम तो वही कर रहे हो कि एक ग्रुप इंसान जब तक शांत बैठा है जंजीरों में, तब कह रहे हो जंजीरों से खुल जाए तब लड़ाई करेंगे, तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है। In his presidential address, Maulana Azad reflected on the course that the freedom struggle after the end of the World War II. इन्होंने इस सेशन में सीधे बोल दिया कि जो हमारी आजादी की लड़ाई है विश्व युद्ध द्वितीय की समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ होगी, उससे पहले तो नहीं होगी भाई। अब ये चीज कई कांग्रेसियों को नहीं पसंद है कि भाई ये कौन सा तरीका है, ये तो चीटिंग कर रहे हो तुम हमारे से। तो मौलाना आजाद ने कहा तुम चीटिंग समझ लो, हम इसे प्रेम समझते हैं, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद पूना रेजोल्यूशन इन्होंने फिर पास किया है उस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 अगस्त 1941 को अपने एनुअल सेशन में, जो पूना में हुआ था, आज पूना महाराष्ट्र है। इस रेजोल्यूशन में कहा था कि ब्रिटेन को ये लिमिटेड कॉर्पोरेशन देंगे, ठीक है, अगर ये इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रांट कर देते हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं। पूना रेजोल्यूशन में इन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, तुरंत देंगे, परंतु आप हमें पहले फ्री कर दो, हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दो, और जैसे हमारी सरकार बन जाएगी हम आपका साथ देने को तैयार हैं, पर यदि हमारी सरकार आप नहीं बनाते हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इनको समझाया गया कि भाई ऐसा ना करो, कह रहे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। चलो, इसके बाद 1941 में, अब 1941 में धीरे धीरे इन्होंने कंडीशनल सपोर्ट ब्रिटेन को दे दिया इंडियन इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन में ब्रिटेन एग्री टू ग्रांट इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे कांग्रेस झुक रहा है, ये कह रहा है, पहले कह रहा है कि तुम इंडिपेंडेंस दो तब सपोर्ट करेंगे, अब कह रहा है अच्छा ठीक है तुम सिर्फ कमिट कर दोगे, तुम आजादी दोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये कौन सी बात है, पहले कह रहा आजाद करो तब साथ देंगे, अब कह रहा अच्छा तुम सिर्फ विचार कर लो कि तुम आजाद करोगे तब भी हम दे देंगे। ठीक। अच्छा, इतिहास में पता नहीं कौन सा अफीम भांग का नशा होता है, कुछ बच्चों की आंखें बंद होने लगती। रेजोल्यूशन ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ द ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। इसने ये कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन सबको छोड़ दो, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये जो काट छाट करते हो कि न्यूज़पेपर में ये ना छापो वो ना छापो, उसको हटा दो। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, और भारत के लिए भारतीय राष्ट्रीय सरकार लो। कह रहे अच्छा, तो अंग्रेजों ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखे हो। फिर कहा आप थू नहीं पसंद है। तब अंग्रेजों के पास भारतीयों को लगा यार हमारा तो सच में ये लोग बढ़िया वाला बैंड बजाएंगे तो इनको रोकना पड़ेगा। द पूना रेजोल्यूशन मार्क द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द आईएनसी पॉलिसी टुवर्ड्स ब्रिटेन। आईएनसी हैज प्रीवियसली एडवोकेटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब क्या है, अभी शिफ्ट हो रहे हैं, पहले कह रहे थे पूरी आजादी दे दो, अब कह रहे हैं तुम सिर्फ कमिट कर दो हम तुम्हारे साथ। द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड हाउएवर कॉज्ड द आईएनसी टू रिकंसीडर इट्स पोजीशन। अब आईएनसी ने जब वर्ल्ड वॉर बहुत तीव्रता से फैला तो इन्होंने अपनी पोजीशन को दोबारा कंसीडर किया। इन्होंने कहा चलो यार अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, शायद इसी से तरस खा के हमको आज़ादी दी। कांग्रेस पता क्या सोचता था, तरस खाने वाला काम। जैसे कई लोगों को आप देखिए, जैसे क्या होता है, मैंने कहा बच्चों मेंस लिखो, तो एक बच्चा आएगा, सर आपको नहीं पता मेरी 4 दिन से बहुत तबीयत खराब थी सर, बहुत चक्कर आ रहा था सर, उल्टी हो रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ या नहीं पाई हूँ, और सर आप मुझसे मेंस लिखवा रहे हैं, कितने गंदे आप सर। ये तरस वाली बात है। ये जनरली 90% बच्चे करते हैं। 10% क्या कहते हैं, अरे ठीक है तो होगा देखा जाएगा, जितना 3 दिन में थोड़े ना कुछ उखाड़ लिया होगा, उससे पहले भी तो पढ़ा होगा, लिखाएंगे जो आए। और एक और होता है जो हिटलर जैसा होता है, कह रहा सर आप 20 क्वेश्चन दो, हमको पता है हमें साथी करने, 3 घंटे में हम साथे करेंगे, हमको मतलब ही नहीं आप कितनी प्रैक्टिस कराओगे, हमारी जिद है 7 से ऊपर हम जाएंगे, और अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो दिन 2 समोसा एक्स्ट्रा खा के फिर बीमार पड़ जाएंगे।
तो तरीके हैं। तो कांग्रेस क्या थी, पहली कैटेगरी थी कि हम बीमार थे, ये था वो था, उसके बाद भी तुम ये रोक लो। तो कहती है हमें दया खा के शायद कोई छोड़ दे। अब अंग्रेज जब कहेंगे तुम्हारे वर्ल्ड वॉर में मैंने कहा था भारतीयों से जाओ लड़ो जाके, अब मुझे आज़ादी दो, तो ऐसी पार्टी थी। अदरवाइज मत लेना, अगर कोई कांग्रेस का प्रेमी है तो मैं आधुनिक भारत की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आज़ादी से पहले वाली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो नेहरू, महान नेहरू है, उनकी तो क्या बात, पराकाष्ठा ही कुछ नहीं। उनसे अच्छा तो नेता मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं, सच्ची हंसने वाली बात, सीरियसली बोल। अब INC was unwilling, unanimously supported the Pune resolution. Some INC members felt that the resolution went too far and the INC should continue demand complete independence. कुछ कांग्रेस के लीडर आज भी अनविलिंगली कहते हैं कि पूना रेजोल्यूशन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहुत आगे जा चुकी थी पूर्ण स्वतंत्रता मांग के 1929 से। तो उसके बाद तुम्हें दोबारा खुद को सबड्यू नहीं करना चाहिए, मतलब खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, तुम्हें अब कंट्रोल में रहना चाहिए, तुम्हें जवान बहुत समझ के निकालनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो। भाई साहब का जो मन किया वो बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। अदर थॉट दैट द रेजोल्यूशन वाज टू सॉफ्ट ऑन द ब्रिटेन एंड दैट द INC शुड नॉट हैव मेड एनी कंसेशन। अभी अंग्रेजों के फेवर का था, इसमें कुछ भी इन्होंने कंसेशन वाली बात ही नहीं डाली। इन्होंने कहा ठीक है यार तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो आज जो मन करे तुम। ठीक, ये हो गई प्राचीन काल का विवाह। पापा आते थे घर में, लड़के से बोलते थे तुम्हारी शादी तय कर दी, ठीक पापा। फिर शादी वाले दिन देखे थे अब्बा का यू कौन है पप्पा जैसा, तो पता चलता है तुम्हारा पति। महिला चुपचाप चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं बाल विवाह, हमारे प्राचीन काल से चलता हुआ है। क्यों आया? क्योंकि हमें उस समय पर वर को देखने की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती, और कभी कभार वर अत्यंत सुंदर होता था, वधू सूर्पनखा निकल जाती थी। भाई देखो दोनों पक्ष सहमत होंगे, अगर बिना देखे कर रहे हो तो कुछ भी मिल सकता है। होता है ना, आज तो फिर भी फोटोज दिखाई जाती है, वीडियो चैट कराई जाती है। आज भला हो मार्च जगेरबर का जिसने वीडियो सब डाल दिए, इंस्टा चैट सब आ गया, फिर व्हाट्सएप आ गया, सब मेटा ने खरीद लिया। आज कम से कम आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो। भाई मेकअप वाली फोटो हुई है ना, वो चीट वाली फोटो जो बनती है, आर्टिफिशियल मेकअप वाली फोटो जो स्नैपचैट बनाता है, उसके बाद आपका अचानक मन किया मेरी वाली सच में कैसे दिखती है, रात को 12 बजे कॉल करो बेबी, लाइव कॉल करनी। अब तुम मेकअप करने जा ही नहीं पाओगे, पकड़ी लो। तो पहले तुम्हें पता होता है, हृदय आघात नहीं आता। आज भी मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो आज भी उस पार्लर वाले को ढूंढा है जिसने शादी का मेकअप किया, और लड़की बता नहीं रही, पता है खून कर देंगे जाके। बहुत दुख होता है। तो आजादी के लिए इन्होंने मांगना था, मांगा अलग। द रेजोल्यूशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द INC वाज विलिंग टू कोलैबोरेट with the Britain to achieve independence, paving the way for the INC later demand for immediate independence. इन्होंने कहा कि हम भाई देश की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, बट कंडीशन है कि जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आप क्या करोगे, हमको इंडिपेंडेंस देंगे। अच्छा, इसके लिए लड़ाई क्यों हो रही थी, इसको बताएंगे विश्वजीत। बेटा क्यों लड़ाई हो रही है? अंग्रेज के लिए सही तो बोल रहे थे, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो तुम हमें आजाद कर देना, यही तो बोला जा रहा है। तो कांग्रेस क्यों कह रहा था नहीं ये गलत है, ये तुम्हें करना ही नहीं चाहिए? क्यों? सर हम भी ना फंस जाते। हंसने वाली बात है। हाँ तो मत, ऐसा क्यों? सब कह रहे थे गलत है, ये तरीका ही गलत है। अभी तुम इनसे क्यों कह रहे हो कि आजादी दो हमें? क्योंकि भाई उस समय ब्रिटेन की विश्व युद्ध में स्थिति नीचे थी, वो हार रहा था। तुम्हारे जीतने के खुद के तो लाले लगे, तुम्हें स्वतंत्र करोगे। इंडिया का कहना था तुम खुद तो हार रहे हो, तुम्हारा पूरा ब्रिटेन तो अंडर टनल में रह रहा है मेट्रो की, कि रोज बम गिरा रहा है हिटलर। तो कह रहे तुम्हारी खुद की औकात जीतने की नहीं है और तुम हमें आजाद करने की बात कर। तो कांग्रेस कह रहा था जब तुम्हारी हैसियत हो हमसे बात करने की, जीतने लायक बनना, तब हमसे बात करना। अभी तुम खुद कैपेबल नहीं हो जीतने के लिए, और तुम इस समय ये बात कर रहे हो कि भाई तुम हमें सपोर्ट कर दोगे। कहां से सपोर्ट कर दोगे? ये कब के नोट है? अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्लास चलने तो पहले, फिर बात करेंगे हम लोग। और किसी ने टुन टुन किया समझ लेना। अब भैया आप सभी लोगों से सामान्य निवेदन है, कृपया ग्रुप से सुंदर सुंदर लड़कियों के नंबर निकाल के उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? वो बहुत अनुचित कार्य होता है और ये कार्य आपको नहीं करना। आज हमारी एक और बिटिया रानी ने हमको कॉल किया था, उसने बताया कि उसका नंबर लेके लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना? लड़कियां हैं, उनको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते, उनके माँ बाप हैं, डांट पड़ जाएगी उनको, है ना? तो आप पहले उससे पूछ लीजिए क्या तुम फ्री कितने बजे हो, उस टाइम पे कॉल करिए। अगर वो नहीं, देखिए अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड
पढ़ाई से रिलेटेड बात भी करनी है। अगर आप रात को 12 बजे पूछोगे कि सर ने क्या पढ़ाया, तो भाई माँ बाप तो ये पूछेंगे भाई रात को 12 बजे कौन पूछने आता है, और हो सकता है वो उसके जागने का टाइम है। तो ऐसा मत किया करो। अगर कोई आपसे बात करने के लिए सहमत है तो आप बात करो। मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि कोई आपसे वार्तालाप करना चाहता है, देखिए आप सहपाठी, आप उसे गलत सेंस में ले जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो आप वार्तालाप बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक दूसरे के कंफर्ट जोन के साथ। अगर वो नहीं बताना चाहता है या चाहती कि तुम्हें सर ने क्या पढ़ाया, तुम क्यों पूछ रहे हो बार उससे? नहीं तुम ही बताओगे, अरे वो क्यों बताएगी, सर बताएंगे, मुकुल सर से पूछो, सर बता देंगे तुरंत ही। ये बात वाली बात बोलते। चलो, तो अब इसके बाद इंडिपेंडेंस की बात हो गई। अब अगले पन्ने पे चलते हैं। पूना रेजोल्यूशन कंडीशनल सपोर्ट। अब वर्ल्ड वॉर में इसका इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है, ये 5 पॉइंट याद कर लेना, आपका काम हो जाए। अगर कभी पूना रेजोल्यूशन एमसीक्यूज में आता है तो ये 5 पॉइंट आपसे पूछे। पहला क्या, वर्ल्ड वॉर में मैंने कंडीशनल सपोर्ट देंगे। आईएनसी ने कहा कि इस देश को वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद कर देना। आईएनसी ने कहा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको स्वतंत्र कर दो। इन्होंने कहा जो सेंसरशिप लगा रखी है, रोक थोक लगा रखी है, बंद कर दो। इसके बाद आईएनसी ने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर दो। बस वो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर दीजिएगा मतलब क्या है, मतलब वो स्वराज्य दे दीजिए। एक सरकार होगी बट दैट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टिल द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर इज नॉट एंडेड। तो आप वापस स्वराज्य की मांग कर रहे हो, वो तो करने का लॉजिक ही नहीं है इस टाइम पे, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी हमें। इसके बाद आता है क्रिप्स भाई साहब, क्रिप्स मिशन। शब्द कितना क्रिस्पी है, क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स ही ऐसे पकड़ के चकनाचूर कर दिया सबने, ऐसे पापड़ की तरह तला और ये फेंक दिया, कर निकलो तुमसे हमें कौन मतलब नहीं। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था बताएंगे पूनम राजभार। आपका नाम एक तो पूनम, उसके आगे राज का भार। सच में आपके नाम से मैं जितना इन्फ्लुएंस हुआ ना कि ये आगे राजभार लगा है, ये नाम नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, नरेंद्र मोदी राजभार। राज का भार है आप पर, आप पे ज्यादा तनाव है, आप बताइए, उत्तर दीजिए। दूसरा भारी भरकम नाम विश्वजीत। विश्वजीत किसको बोलते थे? विश्वजीत किसका नाम है? पौराणिक कथाओं में विश्वजीत किसको बोलते हैं? इंद्रजीत मत बता देना, वो पापा है तुम्हारे। विश्वजीत कौन है? उनके बेटे हुए ना सर। वो तो सच में है, यहीं पे बैठे। इंद्रजीत वैसे बोलते थे मेघनाथ। विश्वजीत किसको बोलते? विश्व विजेता कौन था पौराणिक कथाओं के अनुसार? रावण। रावण विश्वजीत थे। एक छोटे सा शहर अयोध्या से जाके पूरा दक्षिण भारत पार करके वहां जाके लिथाड़ के मार के अपनी मेहरारू वापस ले आए राम, और तुम कह रहे हो विश्वजीत है ना? रावण माने, रावण में अभिमान गलत था। रावण जब शिव धनुष तोड़ने गए तो कह रहे अरे हम अपनी छमुनिया से उठा लिया। सीता डरा गई, कह रही यूं कर, उठा नहीं पाए, खूब बेइज्जती हुई। फिर पता है रावण उसके बाद किसके पास गए थे? शंकर के पास। उन्होंने कहा आप में सारे इतना बड़ा भक्त हूं, आपका शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? तो उन्होंने तुम्हारे विचार गलत थे, तुम कुंठित विचारधारा से गए थे, अभिमान के साथ गए थे। कह रहे शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं गए थे, तो काम वासना के साथ। खत्म, रावण दी है रावण। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। प्रपोज रहता इंडिया शुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर बट द मिशन डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। पहली चीज भाई साहब, इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस तो आपको दे देंगे बट पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑटोनॉमी वाला कोई भी राज्य यहां नहीं होगा। दूसरा, मिशन वाज लेड बाय स्टेफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ लेफ्ट विंग लेबर पार्टी who was traditionally sympathetic to the Indian self rule but also the member of coalition war cabinet led by the prime minister Winston Churchill. Mission proposal included क्या है? जो ये आए थे ये क्या थे? लेबर पार्टी लेफ्ट विंग में थी, वहां के थे, और ये इंडिया के सेल्फ रूल के लिए पहले से थे। मतलब क्रिप्स चाहते थे भारत को स्वशासन मिले। बड़े क्या थे? वॉर कैबिनेट के एक मेंबर थे, और उस टाइम पे वॉर कैबिनेट को कौन हेल्ड कर रहा था? विंस्टन चर्चिल। और चर्चिल भारत से बहुत चिढ़ते थे। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे विंस्टन चर्चिल की बात करेंगे, विंस्टन चर्चिल कभी भी नहीं चाहते थे भारत आजाद हो। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कभी विंस्टन चर्चिल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, ही इज द ओनली पर्सन हु ऑलवेज हेट अ फ्री इंडिया। मुझे स्वतंत्र भारत से ज्यादा नफरत होती, ये खुद कहते हैं विंस्टन चर्चिल। चलो फिर भी अब इन्होंने क्या कहा? इंडिया को स्वराज्य दिया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान निर्मात्री बनाई जाएगी, एक पृथक
केंद्र बनाया जाएगा, एक पृथक संविधान बनाया जाएगा, इलेक्शन कराए जाएंगे और पूरी तरीके से स्वशासित सरकार दी जाएगी। इतनी मांगे इन्होंने मान ली। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? नोइंग दैट द ब्रिटिश वर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ वीकर पोजीशन। अरे तुम खुद इतने कमजोर हो, तुम हमसे नेगोशिएट करोगे? गिरता हुआ बैंक उठते हुए बैंक से बात नहीं कर सकता, निकल लो तुम यहाँ से। दूसरा, द ब्रिटिश saw the proposal is too radical while the ANC wanted complete independence। ANC ने कहा भाई बहुत गंदा है, स्वशासन की तो हम बात ही नहीं करें, हमको तो पूरा शासन चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, हम अपने देश को देख लेंगे। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग क्यों कर रही है? क्योंकि उसको बेटा ये पता चल चुका है कि आज की डेट में अगर ये देश को नहीं छोड़ेंगे तो जापान हम पर आक्रमण कर देगा, हम हो जाएंगे बर्बाद। अगर ये भाई साहब छोड़ देते हैं तो हम किसी के पास ही नहीं, कहेंगे हम तो जानते ही नहीं, किसी के साथ युद्ध ही नहीं करते, हम तो शांति प्रिय देश हैं, इनसे युद्ध नहीं करेगा। तो भारत चाहता था हमें आजाद करो, फिर हम अपना स्टैंड लेंगे, हमें किसके साथ रहना। और देखो भारत को जैसे आजाद किया, इन्होंने कहा आओ कैपिटलिस्ट, उन्होंने कहा सोशलिस्ट, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं, हम खुद के क्या नेम ले आए, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इसका आंदोलन चला दिए। नेहरू बहुत तेज थे, माउंटबेटन के मेहरारू को बतिया के एकदम समझा लिए, वो देख लिए कि माउंटबेटन क्या सोचते हैं, अंग्रेज क्या सोचते हैं। अच्छा सभी धोखा दे दिए। माउंटबेटन क्या ठीक है बेबी जाओ समझाओ उसको, वो उल्टा समझा दिए इनके मेहरारू, खत्म। माउंटबेटन देश छोड़ के गया, दोबारा कभी नहीं आए, नेहरू से मिलाए भी नहीं, अपनी बीवी वगैरह तुम नहीं जाओगे अपने क्योंकि वो आए थे इनको समझाने, नेहरू ने समझा दी। अरे देश के नेता बहुत गौरवान्वित थे, अंग्रेजों को वो समझा लेगा उस टाइम। कह रहे मेरी टोपी देखो कहां से धोके आती है, मेरा पानी तुम्हारे पति क्या था। भारत में उनकी वैल्यू बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्हें ये पता था, ये समझा रही थी, इन्होंने समझ लिया कि ब्रिटेन आजाद होने के बाद कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में जाएगा, हमें कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में नहीं जाना, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में जा रही है, हमें वहां पे भी नहीं जाना। इन्होंने कहा हम दोनों का फ्यूजन रखेंगे, अब हम किसी भी कंट्री के बहकावे में नहीं। तो इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट उस टाइम पे बनाया, बट इस टाइम पे कंडीशन ही बुरी, ब्रिटेन खुद तो हार रहे, तो इंडिया ने कहा कि भाई हम तो साथ नहीं रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मीट इन लाहौर इन मार्च 1940, ये आपको बता चुका हूं। इन्होंने कहा कि हमें एक नेशन चाहिए, ठीक है, जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। इन्होंने कहा तुमने पाकिस्तान की डिमांड यहाँ नहीं मांगी, तो फिर मुस्लिम लीग ने भी कहा कि भाई साहब आई एम सॉरी, हम इस क्रिप्स मिशन को मानते नहीं। अब हम चलते हैं, इसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चलती है जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को हिंदी में बोलते हैं आजाद हिंद फौज, ठीक है। ये आजाद हिंद फौज थी क्या, कैसे बनी, कब पहली बार बनी, कब क्या हुआ, कौन सी कहानी थी, आज इसके बारे में हम सारे पन्ने खोलते हैं एक एक स्लाइड को समझते हुए, ताकि आपको आजाद हिंद फौज की सारी रामकथा और भची कथा याद हो जाए, ठीक है। तो भाई इंडियन नेशनल आर्मी वाज आल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, प्री इंडिया आर्मी, है ना। इट वाज आर्म्ड फोर्स फाउंड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट इन 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द आजाद हिंद फौज, फाउंडर कायदे से मेंबर, ठीक है। द आईएनए वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय जापानीज एम्पायर, जो जापान का साम्राज्य था वो इसको सपोर्ट करता था। हाउएवर लेटर बिकेम द इंडिपेंडेंट आर्मी फाइटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। शुरुआत में जापानी एम्पायर इनका सहायता कर रहा था, बाद में स्वतंत्र सेना बन जाती है जो अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए खुद लड़ेगी। भैया 30 मिनट तो नहीं हुए ना, देख लो, थोड़ा तकलीफ कर लिया करो तुम सब। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमने क्या बात की? इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमने पहले बात ये की 28 है ना, हाँ, तो बस हटा दो, दोबारा लगा दो, फिर बैठ लो।